बस एक सेकंड दे दें, मैं स्टार्ट कर। बेटे अब्दुल राफे, वो दो लाइट्स ऑफ कर दो। और आपका क्या काम है वाला पजामा? अगर आप इनसे बात करते हैं नजर आए बेइज्जती करूंगा। उठो यहाँ से, वो फ्रंट सीट पे जाके बैठे। आप हट ही नहीं सकते, काम करते हैं नजर आओ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लैपटॉप की ना जरूरत पड़ेगी, उसमें ना मोल्स की वर्कशीट होगी स्टोशियोमेट्री की। मुझे वो भी साथ ही शुरू करानी है। मैं एक मिनट व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ, अगर पड़ी हुई है ठीक है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप से मुझे ही यू लिखोगी ना तो यू पे सेंड हो जाए, मुझे ही सेंड कर देनी है, ठीक है। या मुझे दिखा लेना, जो जो बाहर वर्कशीट्स हैं वो सारी मुझे एक दफा देखनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी। नहीं, लैपटॉप ले आओ, मैं बताता हूँ। बेटा, बात शुरू करने से पहले मैं आपको याद कराऊंगा, ये फैंस ऑफ कर देना। ये भी एसी ठीक हो गई, उसको एसी को थोड़ा तेज कर लो। हमने बेटे फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, मैं वहां से बात शुरू करूंगा। आप लोगों को पता है कि हम फिजिक्स में कहते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरीथिंग इज बेसिकली मैटर और एनर्जी और समथिंग लाइक दैट। केमिस्ट्री क्लास है, हौसला करो। और मैटर को हमने कहा था कि असल में मैटर के बारे में हम जो चीज़ें स्टडी करते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज ही वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्टडी जब करते हैं तो इनके अंदर हमारा इख्तलाफ नहीं हो सकता। किसी लड़के को आपने देखा है, आप उसे अच्छा इंसान कह सकते हैं, बुरा इंसान कह सकते हैं, खूबसूरत कह सकते हैं, बदसूरत कह सकते हैं। ये सारी बातें उसके बारे में, लेकिन ये अपनी अपनी राय है ना। बेटे आप दोनों जल्दी आ गए हो थोड़ा सा, तो काम करो बैठ के, मुझे शक्ल मेरी देखने की क्या जरूरत है। तो हम, लेकिन कौन सी चीज़ है जिसमें हमारा इख्तलाफ नहीं होगा? उसकी हाइट क्या है, उसका वजन कितना है। इन चीजों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज। जब हमने फिजिक्स में ये बात पढ़ी थी तो फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था यार ये जो फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनकी हम कैटेगरीज बना सकते हैं, और दो कैटेगरीज बनाई थी जिनमें से पहली कैटेगरी का नाम हमने रखा था बेस क्वांटिटीज। ये खोल के ना मुझे केमिस्ट्री के नोट्स भी मुझे ही सेंड कर दो, और केमिस्ट्री वाले फोल्डर में ना वो पड़े होंगे, वर्कशीट्स का फोल्डर आता है ना, उसके अंदर देखो कोई मोल्स या स्टोशियोमेट्री की जो वर्कशीट्स हैं वो भी यू में सेंड कर। बेस क्वांटिटीज क्या है? इन बेस क्वांटिटीज को हमने कहा था ये नहीं, हाँ होगी होगी कनेक्ट। इन क्वांटिटीज में उसने कहा था 7 बेस क्वांटिटीज है। कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? हमने कहा था जनाब उन 7 का जरा नाम लिख लेते हैं एक मिनट के लिए। लेंथ है, मैस है, मैस के बाद जी टाइम है, उसके बाद टेम्परेचर था, उसके बाद उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट था। जी उसका पूरा नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन चलें जो बुक्स में नाम लिखा होता है एक मिनट उसके लिए वही लिख लेते हैं। नंबर 6, लाइट इंटेंसिटी। इसका भी नाम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसीलिए दोनों का सिंबल आई से होता है। और फिर हमने इसके बाद एक 7th क्वांटिटी पढ़ी थी, और उसका नाम रखा था हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सबसे पहले मैं एक दफा कंपेयर करना चाहता हूँ मैथ्स के साथ। ऑफ कोर्स इसका आपको पता ना यूनिट मोल है। इसका यूनिट क्या है? ये हमने बेस क्वांटिटीज उधर पढ़ लिया था, हमने तभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी थी और हमने कहा था कि यार ये जो क्वांटिटीज है ना, ऊपर वाली 6 फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये वाली हमने केमिस्ट्री में पढ़नी है। अब जरा इस मैथ्स मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की वजह से यहाँ पे एक जगह लफ्ज लिख रहा हूँ मोल मैथ्स और दूसरी जगह लफ्ज लिखने लगा हूँ मोल। जरा एक मिनट के लिए मैं जानना चाहता हूँ, जिसको हमने मैथ्स का, जिसको हमने मोल का, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है? मैथ्स को आपने कैसे डिफाइन करना? क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कुछ तो डेफिनेशन होगी ना इसकी। जैसे लेंथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हमने कहा है जी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसमें डिस्टेंस लफ्ज क्या है? ये लेंथ का ही एक दूसरा नाम है। तो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए खुद ही अपना ही इस्तेमाल करना पड़ता है इसको। तो मैथ्स का भी तो कुछ ऐसा होगा। क्या डेफिनेशन होती है मैथ्स की? It is the amount of matter in a body. कह रही है जी कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मोल की क्या डेफिनेशन अभी आपने लिखी? मोल क्या होता है? अभी क्या नाम था इस क्वांटिटी का जिसको हम पढ़ने लगे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या नहीं पढ़ा? तो ये फिजिक्स मैंने इसीलिए बात ना शुरू फिजिक्स से की। मैंने इसलिए बात कहाँ से शुरू की कि फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि एक सेवंथ क्वांटिटी होती है जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहता है। मेरा सवाल आज ये है कि मैथ्स की क्या डेफिनेशन है? आपने कहा अमाउंट ऑफ मैटर। मोल किसको कहते हैं? आपने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं। अभी तो मैं यहाँ तक कैसे आगे गया ही नहीं अभी, मैं तो बात यहाँ से शुरू करने लगा। जी, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मेरा सवाल आपसे ये, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? यहाँ भी इन अ बॉडी लिख दूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। इन दोनों डेफिनेशन में फर्क क्या है? अगर आप गौर करें तो इन दोनों डेफिनेशन में बस इस एक लफ्ज का इस एक लफ्ज के साथ फर्क है। मैटर और सब्सटेंस का फर्क है ना, बाकी तो सेम हुई। अब गौर कीजिए कि हमारे पास फिजिक्स में हमने इन दोनों को अलग अलग क्वांटिटीज कहा था। ये अलग क्वांटिटी है और ये अलग क्वांटिटी है। आपको ये याद रखना है कि दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। और ये एक क्वांटिटी नहीं है, दोनों दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो इसका मतलब है दोनों में कोई फर्क होगा, वरना ये दो नहीं हो सकती एक क्वांटिटी होगी। क्यों बकर? मैं सही कह रहा हूँ ना? एक घर में दो लोग हैं, अगर उन्हें दो कंसिडर करना है तो उनमें कुछ ना कुछ तो फर्क है। ऐसा नहीं हो सकता दोनों सेम। इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों सेम। कुछ ना कुछ फर्क दोनों के अंदर। अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है, उनका डीएनए सेम है, उनका फिंगरप्रिंट सेम है, उनका वॉइस रिकग्निशन सेम है, उनका आई रेटिना हर तरह का टेस्ट उनका सेम आ रहा है, ब्लड टेस्ट सेम आ रहा है, तो क्या हम उन दोनों को अलग पर्सन कंसिडर करेंगे? हम क्या कहेंगे ये एक ही बंदा है? इसका मतलब इन दोनों में भी कोई ना कोई फर्क है। थोड़ा शो ऑफ कर लूं कि नहीं? ये वो वाली बात है जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। नहीं, आगे भी शो ऑफ करना। ये और ये वो बात है जिसकी वजह से कामयाबी, अल्लाह ताला जब कामयाबी देते हैं तो कामयाबी के लिए ऐसे नहीं होता कि अल्लाह ताला गैब से मदद का मतलब ये नहीं होता आप अलमारी खोलते हैं अलमारी में कुछ निकल आता है। अल्लाह ताला आपकी पर्सनैलिटी में वैसा चेंज लेके आता है। ये वो चीज है कि वो जो स्टोरी से हर चीज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाली जो स्टोरी है, ये वो चीज है जो आसानी से हमें बेहतरी की तरफ ले जाती है। लेक्चर याद रखने में आसानी होती है जिसकी वजह से एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपने जब कभी भी तालीम का काम करना है, किसी को भी कोई भी बात समझानी है, जब तक आप ये वाला काम नहीं कर पाएंगे आप बेहतरीन उस्ताद नहीं बन पाएंगे। आपको स्टोरी कनेक्ट करनी आनी चाहिए पीछे से, किसी बुनियाद से स्टोरी कनेक्ट करनी आनी, तभी किसी को समझाया जा सकता है। इसीलिए मैं फिर से वापस जीरो से स्टार्ट करता हूँ। हमने कहा है दो बेस क्वांटिटीज साइंटिस्ट ने रिकग्नाइज की हैं, उन दोनों क्वांटिटीज का ताल्लुक मैस और मोल दोनों का ताल्लुक मैटर से है। आप तवज्जो करें कि हमने दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ एक फर्क लिखा है,
अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। ये मैटर के बारे में ही है दोनों। वैसे तो सातों का ताल्लुक मैटर से ही है, 7 की 7 क्वांटिटीज का मैटर से। आप मुझे बताइए सब्सटेंस का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सब्सटेंस? कोई भी चीज। तो मैटर किसको कहते हैं? कोई भी चीज को। आप मुझे क्यों देख रहे हैं, मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ? 2 सेकंड के लिए देख रहा है, मैं चाहता हूँ वो 2 सेकंड भी काम पे गुजरे। अच्छा जी। मैं क्या अर्ज कर रहा था, सब्सटेंस और मैटर में क्या फर्क है? ये वो कर, कुछ फर्क नहीं है ना। तो इन दोनों डेफिनेशन में कोई फर्क हुआ? मुझे पता है इन दोनों को देख के क्या लग रहा है। हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम है सलार। एक का अब हम मैं कहूंगा सलार, तो कौन बात सुनेगा? तो अब मैंने फर्क डालना है, तो क्या करें? एक को छोटा सलार कह देते हैं, एक को बड़ा सलार कह। मेरे गली में ना हम लोग क्रिकेट खेलते यार। खुजामा आपको मैंने कुछ और कहीं और बैठने का कहा था, फिर वहीं बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती है जब आप बात नहीं ना मेरी पहली दफा कहने पे मानते। मुझे समझ नहीं आती है आप में फॉल्ट है कि मेरे में फॉल्ट है, किसमें मसला है ये? उठो फिर अपना मसले को दूर करो। हमारी गली में ना हम क्रिकेट खेलते थे, तो 2 लड़के थे, दोनों का नाम उमैर था। एक उमैर ऐसा था जैसे माशाल्लाह हमदान है, और दूसरा उमैर ऐसे थे जैसे ये वाला हमदान है। हमारे पास भी 2 हमदान है उसी तरह के। तो हम उनको बड़ा उमैर छोटा उमैर कहते थे। मुझे लगता है ये मोल और मैथ्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ है इन बेचारों के साथ। दोनों चूंकि ताल्लुक किससे रखते थे? मैटर से। तो एक के लिए लफ्ज हमने मैटर इस्तेमाल कर लिया, दूसरे के लिए लफ्ज हमने। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सवाल पूछना आना चाहिए आपको। आपका ध्यान कहीं और है। वो एक पॉइंट किस चीज का पढ़ रहे हैं? तो वो इस्लामियात है, यहाँ तो इस टाइम रिवाइज हो सकती है, ये काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। हाँ, एक ही किस्ती में सवाल आ जा सकता है एक टाइम पे। अब दोनों में अगर या तो दोनों एक चीज है, फिर दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई फर्क है। आज मैं आपको फर्क समझाने वाला हूँ। इस फर्क को समझाने से पहले फिर एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। उत्तर जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, ये सवाल आपके जेहन में उठना चाहिए, मेरे जेहन में कि मैं क्यों इस सवाल की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। आपको पहले दिन, जिस दिन 7 बेस क्वांटिटीज बताई हैं, उसी दिन कहना चाहिए सर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में और मास में फर्क क्या हुआ, फिर अगर दोनों ही अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर फर्क नहीं है तो एक क्यों नहीं लिखते, अगर फर्क है तो फर्क बताएं। ये सवाल पूछना आपको तरक्की दिलाता है, वरना नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रेड ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको इससे आगे बढ़ना है। सही है। आज मैं आपको फर्क समझाने लगा। बाजार जाते हैं हम। बाजार से मैं फ्रूट खरीदने गया अगर बाजार, तो मैंने वहां से खरीदने हैं जी, लेट्स से आई वांट टू बाय सम एप्पल्स। आपने साइंटिफिकली सोचना है, एम आई बाइंग सम मैटर? साइंटिफिकली इज इट अ सब्सटेंस? मैं एप्पल्स खरीदने गया हूँ, मैटर है, इट इज अ सब्सटेंस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। दूसरी तरफ मैं गया हूँ जनाब, उसी के साथ वाले ठेले पे पड़े हुए थे केले। आपने बताना है जी, इज इट मैटर, इज इट अ सब्सटेंस? इसको जाके मैंने जब रेट पूछा तो इसने रेट पता है क्या बताया? क्या रेट बताया? इसने कहा जी 300 पर किलोग्राम रेट। इसने क्या कहा जी? 300 पर किलोग्राम रेट है। और इसने क्या कहा जी? ये कहता है जनाब 250 पर डजन रेट है। इसने रेट किस तरह से बताया? और इसने रेट किस तरह से बताया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मोल और मैस में बुनियादी फर्क ये है कि मैस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड। मैस क्या है? मैस इज अ क्वांटिटी विच इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड, ये किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर की जाती है। मोल इज अ क्वांटिटी विच ओनली काउंट्स द मैटर। मोल काउंट्स द पीसेस। डजन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डजन? सुभान अल्लाह। तू ना बाजारों को दी सामान ग्रोसरी ना लैन चल जाए किते बेड़ा ही गर्क करेंगे। डजन का क्या मतलब है? जब हम वहां से अंडे खरीदते हैं, केले खरीदते हैं, संतरे खरीदते हैं, डजन्स में बिकते हैं, वो हमें काउंट करके देता है, ये लें जी 12 पीस हो गए। लेकिन जब हम सेब खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, आम खरीदते हैं,
वो किसी और पत्थर के साथ कंपेयर करके देता है। फर्क पता लगा? बोथ आर बेसिकली मेजर ऑफ मैटर, बोथ आर मेजर ऑफ, बोथ आर मेजर ऑफ मैटर। अब आप लफ्ज मैटर लिखें या सब्सटेंस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मेजर है। मैं अभी उसकी तरफ ही जाने लगा। मैथ्स के अंदर क्या होता है? इट इज क्वांटिटी, सॉरी, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंपेयर्ड टू सम स्टैंडर्ड, किसी ना किसी स्टैंडर्ड के जरिए से कंपैरिजन के साथ निकाली जाती है। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस। ध्यान देखो, प्रॉब्लम को मसला। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, यहां तक पहले आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलता हूँ। कहाँ से? यहाँ से नोट डाउन करना शुरू है। पिछली तो डेफिनेशन तो नोट कर ली थी। अच्छा, यहाँ से करें जी, नोट। जल्दी जल्दी करो बेटे, मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसके लिए जरूरी है ना कि आप काम भी तेजी से करें। लिखने वाला काम जरा तेजी से कर लें, या लिखने वाला काम एंड के लिए छोड़ लें। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर है? फिर डन। आगे चलूं जी? बुकर भी की थी यार, क्या ऐसे बुकर तो अहमद आपने लिख लिया ये? बुकर आप इसका देख के लिख लो, चलिए अहमद आगे लिख। सारा लिख लिया अगर, तो सारा चीज मैं आगे कर देता हूँ। चलो आगे। यार इससे देख के लिख लेना ना, साथ साथ देख के लिख लो जी। ये डेट है, गारे हीरा वाला, बिल्कुल। हाँ, बस मेरी एडवाइस क्या है इसके बारे में, कि आपने इट इज रिपोर्टेड करके कह देना है, और एंड पे कह देना है कि कुरान में ये लिखा हुआ है। सो सम स्कॉलर्स डू नॉट कंसिडर दिस द फर्स्ट रेवलेशन ऑल्दो इट इज द मोस्ट फेमस वन।
आगे चले जी, वो मसला है यहाँ तक। अब इसके बाद मैं आपको एक बात की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूँ। वो क्या, हमने इधर देखा कि ये सम स्टैंडर्ड है, और हमने कहा ये पीसेज में मेक किया था। वी क्लियर सो फार? तो इस स्टैंडर्ड से मुझे एक बात याद आती है, वो बात मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, लिखता नहीं, मैं जून वाले सेशन में तो लिखवाया भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा। तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड क्या है? रसूलुल्लाह। यानी आपने किसी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड हमेशा चाहिए ही चाहिए। कैरेक्टर को मेजर करना है तो क्या स्टैंडर्ड है हमारे पास? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, ये साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया था, वो स्टैंडर्ड क्या था? इन्होंने क्या किया था, एक पत्थर लिया उस टाइम पे, एक पत्थर जो उनके हाथ में उस टाइम एक पत्थर आया, उस पत्थर को इन्होंने खुद नाम दे दिया कि आज से क्या है, दिस इज 1 किलोग्राम। ये क्या है आज से? अब इससे कंपैरिजन होगा, कोई प्रॉब्लम? जिस तरह हमने देखो ना, एक लफ्ज था डजन, डजन से कुछ मुराद लिया गया है ना। किसी बंदे ने किसी जमाने में डिसाइड किया होगा यार डजन का मतलब है 12, मैंने 12 12 करके बेचा करना है। शायद महीने 12 थे इसलिए डजन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से 12 का वो कॉन्सेप्ट आया है ना। इसी तरह केमिस्ट्री में भी कोई कॉन्सेप्ट आया होगा ना। जैसे डजन जो होता है, जैसे 1 डजन इक्वल्स टू 12, ये 12 पीसीज हैं जिस भी चीज के होंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में 1 मोल जो होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ये क्या होता है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जैसे वो जो 12 है, वो क्या क्या हो सकता है? वो 12 ऑरेंजेस हो सकते हैं, वो 12 बनानाज हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग ना। इस 12 एग्स हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? ये बेटे 1 मोल, दिस कैन बी इतने एटम्स। अगर किसी की एटम की देखो ना, हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं वो तो मोनो एटॉमिक है। वो क्या है? तो 1 मोल उसका गैस का हमेशा क्या क्या लाएगा? मोनो एटॉमिक है ना, तो उसका 1 मोल क्या करेगा? वो इतने एटम्स कैरी करेगा। लेकिन आप देखें हमारे पास जो मैंने आपको 7 डायटोमिक गैसेस के नाम लिखवाए हैं। 7 डायटोमिक गैस, 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस की फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और वो 7 के 7 डायटोमिक हैं। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ठीक है जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और आयोडीन है। ये लोग हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, गैस की फॉर्म में, और डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसमें से 5 हमारी हेलोजेंस हैं और 3 हमारे नॉन हेलोजेंस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 7 बताए ना, सॉरी 4 हेलोजेंस हैं और 3 वो हैं। तो इन ये जो एलिमेंट्स हैं 7, ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे ना। तो फिर उनका 1 मोल जब कहेंगे यार 1 मोल क्लोरीन लेके आओ, तो उससे क्या मुराद होगा कि इतने मॉलिक्यूल्स लेके आओ। इतने क्या लेके आओ? समझ आइए वो करें यहाँ तक कि नहीं? यस। हाइड्रोजन, हेलोजन, हाँ जी। वो जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजेंस भी कहते हैं। सॉल्ट फॉर्मर्स, एसिड बेस में भी पढ़ाया था। या फिर बेटे फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? इधर तक प्लीज तवज्जो इधर। कुछ एलिमेंट्स मेटालिक फॉर्म में भी तो होते हैं ना। तो 1 मोल ऑफ सोडियम होगा अगर, तो वो उसके उतने एटम्स होंगे, सारी बात है ना। तो फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं ये। फॉर्मूला यूनिट्स कब हो सकते हैं? जब ये कंपाउंड हो, आयोनिक आयोनिक कंपाउंड हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी आप समझिए 1 मोल जो है ये बेसिकली, 1 मोल जो है व्हाट इज इट बेसिकली? 1 मोल मीन्स इट इज बेसिकली 1 पैकेट। एक ऐसा पैकेट है, एक बैग है जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब वो पार्टिकल्स कौन से हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके। इट कैन बी आयंस, एटम्स, कुछ भी हो सकता है। दे कैन बी आयंस एज वेल, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे डजन का मतलब 12 है, 12 डब्बे भी हो सकता है। 1 दर्जन डब्बे ले आओ, 1 दर्जन बंदे ले आओ। डजन लफ्ज का सिर्फ मतलब है नंबर ऑफ पीसेस। इसी तरह मोल भी इज नंबर ऑफ पीसेस। सो जो मोल होता है वो काउंट करता है। मोल में क्या हो रहा होता है? हम वी डू काउंटिंग इन मोल। और मैथ्स में क्या होता है? वी आर मेजरिंग, हम मेजर करते हैं।
किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो प्लीज बताइए। अरे वो जहाँ पे 100 की जगह नीचे वो 1 kg लिखा था उसके नीचे वो ये नहीं लिखा। ये हाँ जी, मैंने लिख दिया ना, दोनों आपके सर सामने कर दिए। दोबारा बता दें। क्या दोबारा बताऊं जी? सर ये जो 1 पैकेट वाला। मोल लफ्ज का मतलब है कि आपने एक ऐसा पैकेट खरीदा, जैसे दर्जन का मतलब होता है ना एक डब्बा है जिसमें 12 अंडे पड़े हैं। कभी आपने दर्जन अंडे का डब्बा देखा हो तो 12 अंडे पड़े होते हैं एक डब्बे में, उसको कहते हैं एक दर्जन अंडे हैं। ऐसे ही मोल का मतलब है एक पैकेट है जिसके अंदर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज़ है इतनी पड़ी हुई। कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके सर। आगे मूव करूं जी? जी सर। ये काउंटिंग है ना पार्टिकल्स की। दोनों में मैथ्स को दोनों क्वांटिटीज मैथ्स को डिस्क्राइब कर रही है ना। ये मैथ्स को कंपेयर कंपेयर कर रहा है किसी के साथ। जब मैथ्स निकालते हैं तो किसी और स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ। ये कंपेयर नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? सिंपली काउंट कर रहा है। यहां तक प्रॉब्लम? ये विजिबल नजर आ रहा है पीछे से? सही नजर आ रहा है? ओके, आगे चलो जी। जी आगे चलूं? अब आगे चलते हैं। प्यारे बेटे एक बात बताइएगा, क्या हुआ? हम कैसे काउंट करेंगे इन पार्टिकल्स को? एटम को हम काउंट कर सकते हैं? ये कहाँ है बच्चा? देख के आओ। यार तुझे पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है? फिर अब नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्या करें, फिर ब्रेक लेनी है? उसका पेट दर्द से क्या था? क्या खा गया था? क्या खाया है? पिज्जा खाया है? क्या सुभान अल्लाह, दर्द हो रही पिज्जा खा रहा है? ठीक है भाई। हम कैसे कैसे मैथ्स को मेजर करते हैं? वी हैव 3 ways टू मेजर मैथ्स। जब भी हम मैथ्स को मेजर करते हैं, बल्कि मुझे यहाँ लफ्ज मैथ्स की बजाय मैटर लिखना चाहिए। हम मैटर को कैसे कैसे मेजर करते हैं? हम यहाँ तो उसका मैथ्स मेजर कर लेते हैं। हम या उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ये फिजिक्स में पहले से चल रही हैं। या हम उसके नंबर ऑफ मोल्स मेजर करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मैथ्स के बारे में क्या क्या मेजर करते हैं इस तरह से लिख लेना यार, जैसे मैं कह रहा हूँ। हम मैटर को कैसे कैसे मेजर करते हैं? 3 तरह से मेजर करते हैं। या तो हम बताते हैं कि वो मैस कितना मैस है, जिसको हम केजीज में या फिर ग्राम्स में भी मेजर करते हैं। या फिर हम बताते हैं इसमें क्या होता है। आपको पता लग गया मैंने क्या बताया? ये कंपैरेटिव स्टडी है, कंपेयर्ड टू आ स्टैंडर्डाइज्ड मैथ्स। कोई एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है, हम उसके साथ कंपेयर करके तो मैथ्स मेजर कर लेते हैं। वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं? वॉल्यूम हम मेजर करते हैं बेटा मीटर क्यूब्स में या सीएम क्यूब के अंदर। ये क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर।
ये दोनों बातें हम फिजिक्स में पहले से जानते थे। मोल्स को हम कैसे मेजर करते हैं? मोल्स को सर सिर्फ हम मोल में ही मेजर करते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमने नई बात सीख ली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोल्स होते हैं। यहाँ तक वो प्रॉब्लम। तीनों चीजें अगर मैटर को ही मेजर कर रही हैं और मैटर की अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर कर रही हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर कर रही हैं, तो तीनों को आपस में कोई रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ तक लिख लें, चलो फिर आगे चलता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लें। आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं प्यारे बेटे। अगर मैं 1 डजन एग्स खरीदता हूँ और उसके मुकाबले में 1 डजन ऑरेंजेस खरीदता हूँ, अब आप जहन में रखेंगे कि मुझे जब मैंने खरीदे हैं तो उसने ये भी 12 दिए हैं। मैंने उसको कहा था 1 डजन दे दो, ये भी उसने 12 दिए हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, ऑरेंजेस भी डजन के हिसाब से बिकते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ वो किलो के हिसाब से बिकते हैं, मरी वगैरह नॉर्दर्न साइड पे, लेकिन ये बेसिकली काउंटिंग के हिसाब से बिकते हैं। मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैंने 1 डजन ही उससे एग्स खरीदे हैं, 1 डजन ही उससे ऑरेंजेस खरीदे हैं, क्या मैं इनका मैथ मेजर कर सकता हूँ? मैथ्स में ये कर सकता हूँ? अच्छा जी, जब मैं इनका मैथ्स में ये कर सकता हूँ तो फिर मुझे ज़रा बताना है आपने, ये इसका मैथ्स को हम 1 मिनट के लिए M1 कह लेते हैं, इसके मैथ्स को M2 कह लेते हैं, तो क्या M1 और M2 एक दूसरे के इक्वल होंगे? नहीं। इसका मतलब है जब भी कोई चीज़ डजन्स के हिसाब से खरीदी जाती है वो इक्वल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। जैसे डजन्स काउंटेड हैं, जैसे डजन्स काउंटिंग ऑफ पीसेज हैं, ऐसी मोल्स भी काउंटिंग ऑफ पीस है। तो उसमें भी अगर मेरे पास होगा, इसी इसी एनालॉजी पे, फ्रॉम दिस एनालॉजी आई कैन कंक्लूड, मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि 1 मोल अगर लिया जाए H2 का और 1 मोल ले लिया जाए He हीलियम का, तो वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं? नहीं, शाबाश, मोल्स इनके आपस में इक्वल। अब डजन्स तो काउंट किए जा सकते हैं, मोल का कैसे पता लगता है? मैंने एक पैकेट में पार्टिकल डालने शुरू किया हाइड्रोजन के, कैसे पता लगेगा ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हो चुका है? 10⁻23 एक दफा जरा बना के देखते हैं, इधर साइड नोट में आप समझे, ये मेरा फुट नोट है, इसमें जरा बना के देखते हैं कितना बनता है। 6.02 था ना, 6 तो 23 आगे जाना था, तो 6 अब 23 तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इतने पार्टिकल्स। ये बेटा वही लिखा है आपके सामने दोबारा, दिस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नहीं, 21 जीरो डाले हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये वाली हो गई ना। इतने सारे पार्टिकल्स मैं कैसे काउंट करूंगा? मैंने काउंट करके डालने बेटे, आप दोबारा घर जाए चेक कर लेना। इतने जीरोस में, इतने पार्टिकल्स में काउंट करते वक्त कैसे काउंट करूंगा? नहीं कर सकता ना। तो हमें इसका कोई शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट क्या है? हम क्या करते हैं, एक बोरी पकड़ते हैं, बोरी में एटम्स डालने शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको बताने लगाऊं जी सर। तो आपकी शेयरिंग क्लास है आज फिजिक्स में? जी सर, फिजिक्स की क्लास है ना बच्चों की। ग्रेड एक जी जी, रीटेक वाले, ये अक्टूबर नवंबर वालों की है। जी जी, ये क्लास है ही अक्टूबर नवंबर वालों की। अगर सर बिलाल अवेलेबल नहीं होंगे मैं खुद लूंगा। जी। अब बेटे मैं आपको बताने लगा हूं कि मैथ्स कैसे रिलेटेड है मोल के साथ। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार हम क्या करते हैं, एक बोरी पकड़ते हैं, बोरी में पार्टिकल डालना शुरू करते हैं। 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, अब कैसे करेंगे, इतने सारे पार्टिकल्स काउंट नहीं हो सकते ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उस बोरी को रखते हैं एक वेट वेट मशीन के ऊपर। उस बोरी को कहाँ रखते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हम कहते हैं 1 मोल ऑफ H2, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हम कहते हैं ये तब पूरे हुए हैं जब
जब वो वेट मशीन कहना शुरू कर दे कि H2 का मैस 2 ग्राम्स हो गया, H2 का मैस क्या हो गया, और इस मैस को हम कहते हैं मोलर मैस। इसको क्या कहते हैं? मोलर मैस। क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि तभी एक मोल कंप्लीट हुआ है जब क्या हुआ है, व्हेन मैस इन ग्राम्स, याद रखिए ये किलोग्राम्स नहीं है, व्हेन मैस इन ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस becomes exactly equal in number, यानी नंबर की बात हो रही है, to its relative atomic mass। वो कर, अब कहाँ जा रहे हो? वी से the quantity is now 1 mole or 6.02 multiplied by 10 raised to 23 particles. Are we clear so far? We good बच्चों so far? महरूर और ईशाल, आपको समझ आ गई है? यस सर। महरूर आप भी मैसेज कर दो, या बोल नहीं सकती अगर तो यस यस कुछ कर दो, पता लगे भी जाग ही रही हो। चैट पे तो नहीं हो सकेगा, अच्छा आपसे मैसेज तो चैट से डिसेबल्ड है, तो क्या करें? आपने कुछ सवाल पूछना, व्हाट्सएप आपके पास है कि नहीं? मैं अच्छे से देखता हूँ चैट, ये चेक कर रहा हूँ जी आया मैसेज आपको कि नहीं। अगर आया तो इधर यस नो कर दो कुछ। मेरे पूरा आई होप कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपको को मुझे मैसेज वैसेज नहीं अभी तक आया। आवाज़ माइक खोल के ही बताना पड़ेगा शायद आपको कि आपको समझ आई है। चैट आ गई। ओके जी, यस आई कैन अंडरस्टैंड, गुड हो गया जी। गुड, ओके। यार अब मैं क्या करूं इसका, अब वो कर का। हम्म। जल्दी आ जा यार, दरवाजा बंद करके जल्दी आ जा, क्लास रुक गई हुई है भाई, क्लास रुक गई है। जी बच्चों, अगर एक सब्सटेंस का मैस इन ग्राम्स का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बराबर हो जाए उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के, अगर एक सब्सटेंस के मैस इन ग्राम्स की जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू हो जाए उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के, तो हम कहते हैं ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाट विल बी द mass of what will be the mass of 1 mole of Cl2? नहीं था वॉशरूम जाना।
मैंने कहा है कि कैसे पता लगेगा, अब हम एटम्स को काउंट तो कर नहीं सकते, अब एटम्स को काउंट तो कैसे पता लगेगा, इतने सारे एटम्स हो गए हैं, वो जो पीछे मैंने नंबर इतना बड़ा लिखा था। तो हमने कहा हम एटम्स, उस बोरी को जिसमें हम एटम्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को डाल रहे हैं, उसको वेट मशीन पे रखते हैं, एटम्स डाले जाते हैं। कब पता लगेगा कि इतने एटम्स हो गए हैं? उसका हमें पता होना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था। जैसे हाइड्रोजन गैस का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, H2 का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाइड्रोजन का नलाइको एक होता है, एक H का, तो H2 का 2 होगा। मैंने, हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 2 ही होगा। क्या होगा और कौन सी दुनिया में जिंदा हो? एटॉमिक मास भी इसी को कहते हैं। क्या पूरा होता है, चल बता, इसको यही नहीं पता एटॉमिक मास। ओ, हाइड्रोजन का पूछ रहा हूँ कि क्लोरीन का पूछ रहा हूँ? मैंने हाइड्रोजन बोला है, 5 दफा हाइड्रोजन बोल दिया है। सोया हुआ है, ऐनक कानों में लगाई हुई है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2। हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक मास कितना होगा? 2। तो अब कितनी मास की हाइड्रोजन गैस हो गया, हमें पता लगेगा कि अब इसका 1 मोल हो गया है। कितना मैस हो उसका? 2 ग्राम्स। जैसे उसका 2 ग्राम, हमें पता लग गया 1 मोल हो गया। 1 मोल हो गया यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल। तो अब सवाल मेरे पास आ गया है, क्लोरीन का 1 मोल हो गया, कैसे पता लगेगा? इधर तवज्जो। क्लोरीन का 1 मोल हो गया, कैसे पता लगेगा? क्लोरीन है, इसका रिलेटिव आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे सर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ढूंढते हैं। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 35.5 है। तो इसके 1 मोल ऑफ Cl2 का क्या मास होगा? 35.5 ग्राम्स। मैस इन ग्राम्स, मोलर मैस। वो होगा कि एट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसीलिए बार 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 रिपीट कर रहा हूँ, आसान होने के बावजूद, मुझे पता है जेन में इतनी आसानी से नहीं जाती। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 इन 1 मोल। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। यानी इतने मॉलिक्यूल्स अगर क्लोरीन के इकट्ठे हों तो उनका मास कितना होगा, ये। ठीक है, बकर साहब समझ आ गई? श्योर? आगे चलूं? नहीं। हाँ जी, अब क्या हुआ? आपने लिखा 35.5 ग्राम है। हम्म, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 इन 1 मोल। शाबाश, एग्जैक्टली शाबाश, लाइक आदमी। Cl1 का रिलेटिव मास होता है 35.5। Cl2 का क्या होगा? दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा? 71। उन्होंने Cl का नहीं पूछा, Cl2 का पूछा है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ क्या आएगा? 71 ग्राम। 71। कोई कंफ्यूजन, कोई समझ आई है कुछ के नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतना ही है ना। किसी के 1 मोल का यही मतलब, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर, 1 मोल का मतलब इतना। ये दर्जन वाली एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ। 1 दर्जन अंडों का वजन लेट्स से होगा 1 किलो, लेट्स से ज्यादा ही होता है। तो 1 दर्जन ऑरेंजेस का भी वजन 1 किलो ही होगा। उनका 2 किलो भी हो सकता है ना, लेकिन 1 दर्जन का मतलब वो भी 12 है, वो भी 12 है। तो अब देखो, एक अगली एग्जांपल लेने लगा हूँ। अब वो मैंने पूछना है जनाब, पहले मैंने पूछा था, देखें सवाल में, कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। आप देखिए, मैंने लफ्ज लिखा है ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? शाबाश। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर इसका AR(O2) जो होता है सर, वो क्या होता है? हाँ जी, यार, Cl2 के पे लिखेंगे तो 35.5 तो नहीं, वो तो 71 ही लिखेंगे। 71 नहीं लिखा था अभी मैंने। अब O2 का AR क्या बनता है वाला? तो 2 क्या क्या हो गया? 32। इट इज 16 × 2 = 32।
अब ये 32 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो मुझे बताइए उसका मोलर मास कितना होगा। एक मोल का मास, मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल कितना होगा बेटे, 32 ग्राम्स। और साहब यहाँ तक समझ आई है। तो अगर इसीलिए मुझे होता है कि साथ साथ ये समझ लो फिर लिखना। 32 ग्राम्स होगा उसके 1 मोल का मास, कितना होगा 32। अब आपसे सवाल ये है कि इसके अंदर 1 मोल में पार्टिकल्स कितने हुए। एक मिनट बेटे जरा सर जी, तो हम बात 6.022 इंटू 10 की पावर अभी मैं बेटे 23। लिखता हूँ जी, एक मिनट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। बकर समझ आ गई ये वाली बात। अब आपसे सवाल, व्हाट इज द नंबर, जी बेटे। ग्राम ही ना नहीं बेटे वो मॉलिक्यूल। दर्जन कैसे ग्राम होता है, ये नंबर है, नंबर काउंटिंग है। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, के ये नंबर है, दिस इज काउंटिंग। इसके साथ ग्राम कैसे आता है। आप कभी किसी को कहते हैं मुझे 12, मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो, कितने अंडे दें 12, ये 12 ग्राम है, फिर क्यों इसके साथ मैंने ग्राम लिखना है। यही नहीं लिखा मैंने कि 1 मोल के अंदर इतने, नहीं लिखा इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही पूछ रहा है, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये मैथ्स वाले बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है हैं? मेरा सवाल क्या है, जरा पहले सवाल समझ लें। मैंने पूछा है व्हाट इज, सुन यार कितने थे क्रॉस बेस आगे, कैसे कर सकते हैं क्रॉस बेस। जी बोलो, चलो हाँ जी बोलो। पहले आपका गलत जवाब मैं दिखा देता हूँ, सिक्स नहीं पॉइंट सबके जीरो सामने ही टू होगा। इंटू 10 की पावर 23। बेटे एक मिनट ठहर, जो मैं पहले सवाल को एक्सप्लेन कर लूँ फिर आपसे पूछता हूँ दोबारा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, अब पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर। ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब आप बोलें जी कितने हैं, आयशा आप बता रही हैं। सर 2 एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जी हम पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे जनाब एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये देखिए हमारा टिक टैक टो मेथड यहाँ काम आएगा। हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, बल्कि नंबर को उस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ नंबर लिख लेते हैं और कि कितने पार्टिकल्स होंगे। यहाँ हम बात कर लेते हैं अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं बेटे, एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है ऑक्सीजन का। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करके ऑक्सीजन गैस लिखा O2 लिख लें। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं। ओ यार मैं सुन लिया करो क्या पूछ रहा हूँ, मैंने क्या पूछा बोला, मॉलिक्यूल के अंदर कैसे 6 हो सकते हैं ऑक्सीजन के, मैंने मॉलिक्यूल बना दिया इधर, ये कैसे 6.02 है एक मॉलिक्यूल में, मैं पूछ के आ रहा हूँ बोला, मैंने कहा है ये कितने ग्राम होते हैं। फिर दिमाग खोलो, पहले सुन लो क्या पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, इस O2 में कितने एटम है। कितने आइटम है इसके अंदर, 32 कहां से नजर आ रहे हैं आपको, मुझे बताओ। मैं क्यों, कौन सा मेथड आ यार, पागल हो आप। मैं ये कितने गिलास पड़े हुए हैं, इसमें कौन सा मेथड लगाना है, अजीब जो हालत है। सामने लिखा हुआ है 2 एटम है, कैसे बताऊं मैं ये 2 एटम है। ये रट्टा होता है, ये मैं फलाना फॉर्मूला लगा के देखता हूं। मैंने कोई फॉर्मूला बताया अभी तक, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें। दिमाग खोलो, साइंसदानों की तरह सोचो, नालायक स्टूडेंट्स की तरह सोचते रहते हो हर टाइम के, फलाना फॉर्मूला इधर लगा के देख लेता हूँ।
कितने एटम्स हैं यहाँ पे? दो। एक के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो एटम्स हैं तो एक मोल के अंदर भी कितने होंगे हमें नहीं पता, फर्ज करते हैं हमें। चलें जी, वापस आते हैं टिक टैक टो के अंदर। अब आ जाते हैं मोल्स की तरफ। अब देखिए जरा, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है। नाल यार बात जो नोट्स बना ली, पहले समझ ले, फिर समझ ले पहले। एक मोल में कितने एटम्स हैं? 6.0 हाँ, एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये क्या है भला? अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन का एटम होता तो फिर तो ये बात थी कि इतने ही एटम होंगे। क्या एक एटम है? कितने हैं? टू के अंदर जब यहाँ पे एक्स लगाऊंगा तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा मेरा? एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। बोलो। तो लिखा कि 6.02 जनरेशन और 23 होता है। क्या होता है मोल, 2 मोल का आप फाइंड कर रहे हैं। दो मोल का तो नहीं फाइंड कर रहा। अच्छी आपने नंबर लिखा है। अच्छा अच्छा, चलो ऐसा कर लेते हैं। अब आप मुझे ऐसे ये बताएं, यहाँ एक और टिक टैक टो कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक मोल में कितने मोल होंगे ऑक्सीजन एटम के? तो कितने मोल हैं? एक मोल और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक पैकेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? दोबारा वापस आते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर दो एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ तो प्रॉब्लम, मॉलिक्यूल एक है, एटम। तो जब एक डब्बा लेंगे ऑक्सीजन के एटम्स का, एक मोल वाला डब्बा, वो मोल वाला डब्बा कितना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का डब्बा है ऑक्सीजन, उसमें मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 20। ये मॉलिक्यूल्स हैं उसके। हर मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, हर मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिर एक एटम के कितने मोल्स बन जाते हैं इसके हिसाब से? दोबारा बोलते हैं। एक बॉक्स के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स, एक बॉक्स के अंदर, अगर मैं बॉक्सेस काउंट करूंगा तो मैं बॉक्सेस इतने काउंट करूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं बॉक्सेस नहीं काउंट कर रहा, अब मैं ये काउंट कर रहा हूं। हर बॉक्स में दो थे, हर बॉक्स में। तो अब क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इस नंबर को? ये मैं समझा रहा हूँ। एक बॉक्स में दो हैं, और उस दो में से एक की ये वाली। यस। दोबारा चलें आगे, इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं। महरूर और इशाल, आपको समझ आ गई ये बात? जी सर। महरूर, आपको भी समझ आ गई है? जी सर। ओके जी, दोबारा चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ molecules in what is the number of molecules in 35.5 grams of chlorine gas? बेटे अजान के लिए 1 मिनट रुकने लगे हैं। अच्छा, चलें जी, रिज्यूम कर रहा हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस? सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला? शाबाश, Cl सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
Cl2। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक मसला बच्चों, गुड सो फार। अब जरा इधर तवज्जो, उसने पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको ऐसे करके देखें। दोबारा करके देखते हैं। दोबारा करके देख। यार गुड, सच्चा फूल है। उसने पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें पूछे उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? इतने में मैथ्स के अंदर। ये क्या हमारे पास मैथ्स है, ये क्या हमारे पास। अब जरा इधर चलते हैं जी। किसका किसका रिलेशनशिप बना रहे हैं हमारे पास, मैथ्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। एक तरफ हम ग्राम्स लिख लेते हैं क्योंकि मैथ्स में ग्राम्स से लेना है, एक तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताइए कि एक मोल के अंदर क्लोरीन गैस के कितना मैस होता। गलत हो गया ना फिर से। 71, यही चीज याद है। क्लोरीन गैस, मैंने इसीलिए सबसे पहले ये काम किया। और देखना है क्लोरीन गैस है या क्लोरीन है। क्लोरीन गैस लिखा हुआ है। क्लोरीन गैस नेचुरली 35.5 की फॉर्म में नहीं होती, 71 की फॉर्म में होती है। 71 के अंदर कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁻20। बेटे यहाँ तक समझ आई है बुकर, 71 क्यों लिया पता लग गया है। अब हमारे पास मैथ्स कितना गिवन है, 35.5। इतने गिवन है ना। और जो हमने फाइंड करना है कितने इसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और जनाब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 71x इक्वल्स टू 35.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दोनों साइड्स को 71 पे डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 35.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हमारे पास कैलकुलेटर हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी हो जाएगा। मुझे पता है कि ये दिस इज 1 और दिस इज 2, 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6.01। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 3.01 टाइम्स 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स बने जी। वो कर फिर इतराज करेगा सर आपने मॉलिक्यूल्स लफ्ज नहीं लिखा तो साथ ले लेते। जी बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको एक बार देख लें, लिख लें। क्या बस, नहीं 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 नहीं, क्लास तो बहुत बड़ी है बेटे। तो हो क्या हुआ, लेट भी तो शुरू हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवरऑल 30.09 into 10⁻⁴ 3 पॉइंट। 0 इसका हम 6.02 कर दिया था वो। अब आपने जब ऊपर इसका किया है यहाँ पर, यहाँ पर भी इसका आंसर ही 6.02। अरे ये देखो आते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, क्या बन जाएगा, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आपका मैथ्स है, आपने एक बात बतानी है। मेरा असल में अभी ये मौजूद नहीं था। स्टैंडर्ड पर में हम कहाँ डेसिमल रखते हैं, यहाँ रखते हैं, 1.2 पर करना चाहिए। स्टैंडर्ड जो हम फॉर्म स्टैंडर्ड लिखते हैं, यही तो पूछा, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल प्लेस से पहले एक नंबर आना चाहिए। ये 12 लिखा हुआ है, 2 डिजिट है, तो वन वन। पॉइंट टू जीरो फोर होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय फिर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये हो गया, तो ये आंसर देना आपका पेपर में। आगे चलूं। ये था मेरा रिलेशनशिप के एक मोल का एक मैच मैच के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है।
एक चीज मोलर वॉल्यूम भी होती है। जब भी आपके पास कोई गैस, 1 mole of a gas at STP has volume of 24 dm cube or 24,000 cm cube। मैथ्स की दफा क्या बात की थी आपसे? मैथ्स की दफा मैंने कहा था कि हर किसी का मैथ्स डिफरेंट होगा, वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स के साथ टैली करेंगे। 1 मोल कब हो गया ये देखेंगे जब उसका रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स के साथ बराबरी होगी। वॉल्यूम की दफा क्या करेंगे? अगर वो गैस है, अगर वो कर अगर वो क्या है, अगर वो गैस है और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आपको ओ लेवल में आएगी एसटीपी, आपने हमेशा उसका वॉल्यूम क्या कंसीडर करना है? 24। क्या कंसीडर करना है? ए लेवल में जाके आप इसी को 22.212 पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने 24 ही पढ़ना। सर ये हो रहा है इसमें कोई गेम क्योंकि वो कंप्यूटर में सवाल आएगा तो अपने पता ये भी नहीं पड़ा। याद रखेंगे गैस के लिए बात हो रही, किसके लिए हो रही है? आई चलूं। सो अब तक का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो हमने क्या किया? मैथ्स ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूं। MnV। मैटर को 3 तरह कैलकुलेट किया जाता है, तीनों तरह हाइड्रोजन की एग्जांपल लेने लगा, ठीक है जी। और तीनों दफा किसके साथ कंपेयर करूंगा? मोल के साथ। किसके साथ? 1 मोल ऑफ, किसकी एग्जांपल लूं? हाइड्रोजन की लूंगा, क्लोरीन की? सर ये बताइए। किसकी एग्जांपल लूं? M से मुराद मैस है, N से मुराद नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, V से मुराद वॉल्यूम है। क्लोरीन की लूं, हाइड्रोजन की लूं? 1 मोल ऑफ Cl2 हैज mass of 71 grams। अब इसमें से 71 की क्या अहमियत है? सिर्फ जो लफ्ज 71 है उसको अगर देखा जाए, ये AR(Cl2) है। तो ये मैंने आपको बताया कि 1 मोल मैस की सूरत में तब कंसिडर होता है जब रिलेटिव एटॉमिक मैस के बराबर बात हो जाए। फिर इधर देखते हैं। 1 मोल ऑफ Cl2 हैज 6.02 multiplied by 10 raised to 23 molecules। मोल वो तो पार्टिकल्स ऑफ वॉल्यूम। 1 mole of Cl2 has a volume of 24 dm क्यूब, और या इसको cm क्यूब में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 24,000 cm क्यूब। ये अब तक की समरी है। क्या हुआ? दुख हो रहा है? दर्द हो रहा है? वी गुड सो फार? चलूं आगे? वॉल्यूम बिल्कुल वॉल्यूम की ये वो वाली बात है ना कि बस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हम्म आगे चलूं? In exams we may have to compare
any of the following we may use tic tac toe for all of these calculations. अब कौन से रिलेशनशिप्स हैं, जरा उनकी लिस्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमें कह सकते हैं कि आप मोल को मैथ से कंपेयर करें। मोल को किसे कंपेयर करें? वो हमें कह सकते हैं मोल को वॉल्यूम से कंपेयर करें। वो हमें कह सकते हैं मैथ को वॉल्यूम से कंपेयर करें। ठीक है, ठीक है। वो हमें कह सकते हैं मोल को मोल से कंपेयर करें। वो हमें कह सकते हैं मैथ को मैथ से कंपेयर करें। और वो हमें कह सकते हैं वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर करें। जी, कोई एक सब्सटेंस है, उसका मैथ दिया, उसके मोल्स निकालें, या मोल्स दिए हैं, कहीं मैच निकालें। हमें रिलेटिव एटॉमिक मैथ के जरिए से 1 मोल का मैथ पता लग जाएगा ना, कि नहीं पता लगेगा? क्योंकि पीछे पीरियोडिक टेबल है, हमें उससे पता लग जाएगा एक। और अगर वो कोई कंपाउंड है तो उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया, फिर भी हमें पता लग जाएगा। जी। हम्म। एमसीक्यू में सॉल्व करना ही आएगा, बस सॉल्व करना ही आएगा सीधा। थ्योरी में एक सवाल लाजमी आता है, वो भी करेंगे अभी, लेकिन एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। आगे चलूं? हो गया? वाह यार, क्यों से सलमान को दिखाओ, वो बताओ कि मैंने पूरा कर लिया है। मैच का वॉल्यूम से कैसे कंपैरिजन कराएगा? एक मोल का मैच एक का दे देगा और दूसरे का कहेगा इसके बताएं कितने वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम निकलेगा। हमें पता है ये करना है कि इसके कितने मोल्स निकलेंगे। नहीं, ये 6 कंपैरिजन लिखे हैं आपके सामने, इन 6 चीजों को आपस में कर सकते हैं। यानी यहाँ मोल को मैच से करेगा या मोल को वॉल्यूम से, या मैच को वॉल्यूम से, वो आपको पता लगेगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो। हाँ, हो गया, सवेरा हो गया। आनंद दे रही क्यों? आप पास चली गए उसका। वॉल्यूम और वॉल्यूम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? खुश हो? आज वाली रील्स नहीं अभी मैंने देखी। ये रोज दोपहर को खाना खाने का रहता है, खाना बाद में खाता है, पहले मुझे 2-4 रील्स भेजता है। अच्छी रील्स भेजता है वैसे, लेकिन आपको वो ठंडी बातें लगती हैं इसलिए। आगे चलते हैं जी अब। लेट्स मूव ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक आसानी फरमाई। आगे क्या होता है जी, इसके बाद हम बेटे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया स्टोशियोमेट्री, असल काम अब शुरू होगा। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
that deals with the calculations regarding predictions of quantities of chemicals in reactions based on chemical equations of based on sorry ये लिखना चाहिए balanced chemical equations of reactions. कोई मसला हो तो प्लीज पूछिए। समझ नहीं आ रही, सुन के बहुत अच्छा लगा। वाह यार, क्या प्यारी बात की आपने, दोबारा ना करना। स्टोइचियोमेट्री बेटे ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील किससे करती है, विच डील्स विद द कैलकुलेशंस। इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, किस चीज़ की कैलकुलेशंस होती हैं, क्या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, किसकी, केमिकल्स की। यानी यहाँ तो बताएंगे हम कि क्वांटिटी क्या इस्तेमाल हो रही है, यहाँ बताएंगे कि क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस होगी इन रिएक्शंस। रिएक्शन ऐसे ही होता है ना, ए प्लस बी बना देता है ए बी। अब ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए, या ए और बी की क्वांटिटी पता है और ए बी देखना कितना प्रोड्यूस, ये वाली कैलकुलेशन सारी जो होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं हमारी, इनकी जो क्वांटिटीज की स्टडी है इसको हम स्टोशियोमेट्री कहते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम, इस डेफिनेशन को याद करने की कोई जरूरत। मैं डायरेक्टली आपके साथ इसकी वर्कशीट सॉल्व करूंगा और देखेंगे हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से कितना हमारे इससे काम आ रहा है। ओके, क्या हुआ बुकर, क्या हुआ बुकर, कुछ तो हुआ है बुकर। इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं जी। ये वर्कशीट आ गई हमारे सामने, थोड़े से क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करते हैं, बाकी प्रिंट आउट की सूरत में आप जो करेंगे वो करेंगे जी। व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ CaCO3। MR निकालना। कैल हम पीरियोडिक टेबल से देखेंगे, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 ऐड हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये 3 है 16, तो 3 × 16 है वो कर, वो कर। इधर मैं जमाने बता रहा हूँ, याद सर होने चाहिए अब तक तो चार्ली। ये। तो हमने इन सबको करेंगे तो 40 और प्लस 12 कितना हो गया 52 प्लस 48, और ये इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाता है 100। हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी हमारे पास आंसर आ गया जी। को मसला जी, ठीक है जी। आइए चलूं। इन एथलेटिक्स
बैंड ड्रग्स सच एज, ये जो भी उसने लिखा है, हैव बीन टेकन इलीगली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये नैंड्रोलिन हैज द मॉलिक्यूल, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। एमआर फाइंड करना है, फिर से कर सकते हैं कि नहीं? अब तो प्रोडक्ट टेबल नहीं चाहिए उसने, तो वो भी उसने दे दिए हैं जी। तो देखते हैं जनाब, 12 18 इस तरह लिखने की बजाय 18 आइटम्स हैं बेटे मेरे पास कार्बन वाले, प्लस 26 आइटम्स हैं मेरे पास हाइड्रोजन वाले, प्लस 2 आइटम्स हैं मेरे पास ऑक्सीजन वाले। तो 18 12 जार कितना होता है, ये फाइंड करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यानी कि इस्तेमाल हो सकता है। ये तो बनते हैं, दिस इज 26 एंड 32, 26 और 32 कितना होता है जी? 58। तो इन दोनों को मिला के तो 58 बनता है। और जो 18 है वो 10 टाइम्स होता है 180, और 18 टू टाइम्स होता है 36। तो 180 प्लस 36 ये 216 बनता है, दिस इज 216। तो ये ऐड करें दोनों को, तो 216 प्लस 52 सर 66। 274 अच्छा जी, ये 274 बन गया जी, सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर, ये तो सीधा, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए ना, NO2। तो क्या हो गया, 14 और प्लस 16 16 32, 32 और 14 40, ये 14 प्लस 2 इंटू 16, 32 और 14 46। ये तो आसान आसान नहीं बहुत, ये वाला बताएं जी। कॉपर का कितना होता है? 56, वो तो आयरन का होता, इसका 63 होता। 60, आगे चले जाते हैं। 63 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन, सॉरी प्लस डालना था, प्लस 4 इंटू 16 यहाँ तक, और प्लस अभी भी प्लस चल रहा है, प्लस वाटर का अलग से कर लें। 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 5 किसके मॉलिक्यूल्स हैं? एक वाटर का कितना होता है? 16 और 2 18। ये देख सकते हैं आप, 16 और 2 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 5 टाइम्स 18। अब इन सबको ऐड करता हूँ, तो 16, ये 16 4 टाइम्स जो है ये मेरा बनता है जनाब 64, और प्लस ये जो है ये 90 होता। तो मेरे पास क्या बन गया, 63 प्लस 32 प्लस 64, नहीं नहीं, 64 प्लस, सॉरी 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, ये कितना बन गया जी? 95, 185, 189 और 159। वही 159, ये तो 159 बनता है ना। इन्होंने कॉपर का जो मैथ है वो, देखिए कॉपर का इन्होंने कुछ और लिया होगा ना, 64 लिया होगा, हमने 63 लिया, 60, ये जी 64 नहीं लिया हमने। 64 करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यही किया है, सॉरी जी, ये था। क्वेश्चन नंबर 5, आयरन फॉर्म्स, ये आ गया मेरे पास आयरन का मॉलिक्यूल, व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ दिस, ये तो मैं क्या ही करूं, 56 56 कितना होते हैं? 112, 112 और 48 160। ये लो जी, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, एक मोल ऑफ कार्बन का क्या मास होगा? मास बताना, AR उसका दिया हुआ है, ये जितना AR होता है उतना ही आपने बताना है। कार्बन इस फॉर्म में होता है कि इस फॉर्म में होता है? कार्बन C की फॉर्म में होता है, C2 या C3 या C4 की फॉर्म में? डेल्टा आंसर हुआ ना, 12 ग्राम होना चाहिए ना फिर, रिलेटिव एटॉमिक मास जितना उतना ही ग्राम्स में होना चाहिए ना। यस, वो कर।
71 जी राइट एटॉमिक क्लोरीन का 35.5 है। हमने क्या बताना है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तो आपने गलत बताया, पहले क्लोरीन गैस होता है Cl2, Cl2 का बनता है 71, तो 2 मोल्स उसने गए हैं, कितने गए हैं 2 मोल्स गए, तो 71 2 टाइम्स कितना होगा 142, 2 इंटू 71 करना है ना इतना नहीं होता है सर। बेटा 2, तो ये ठीक है आपकी। 55.5 एक ग्राम। 1 मोल बेटे 35.5 क्लोरीन का, यहाँ Cl2 है ना बेटे, यही भैया थोड़ी देर पहले इतनी देर इस पे बहस की मैंने। ये उसने एक एटम का मास बताया 35.5। एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 होते हैं एटम, तो एक मॉलिक्यूल का तो 71 होता, तो एक मॉलिक्यूल का अगर 71 होता तो एक मोल का भी 71 ही होगा, तो 2 मोल का भी 71 ही होगा, तो फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना उसको। ठीक है, मॉलिक्यूल जी है, उसके अंदर 2 एटम है, 2 एटम है देखें ऑक्सीजन के, 6 एटम है उसके पास हाइड्रोजन के, 3 एटम है उसके पास। दो है। चार चार भी इसको एक साथ नहीं थे। जाहिर बात है 2 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 40 एटम में से हो गए। आप 6 एटम है कार्बन के, इसमें 2 और 1 3 है, इसमें 6 है, 3 और 1 6 है, सॉरी 3 एटम्स ऑफ कार्बन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हाइड्रोजन की चेक करेंगे 6 होने चाहिए। इधर 1 और 5 6 है, और इधर 1 और 6 7 हैं, 40 आंसर। आप क्या सही है यार, वो एक कोने में पीक लगा वैसे तो। एक ये है और 5 हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है इसके क्वेश्चन आपको समझ आ गए, इसकी वर्कशीट आप घर से सॉल्व करेंगे, मैं सॉफ्ट कॉपी में भी भेज दूंगा। सॉफ्ट कॉपी में भी किधर आ रहे हैं आप, जी प्रिंट कॉपी हार्ड कॉपी भी किधर जाते हैं आप। नहीं नहीं मैंने तो नहीं अभी क्लासरूम किया, किसने कहा आपको क्लासरूम होगी, ये आप जो है मैथ्स में, यहाँ से आगे जी हमारे सोशियोमेट्री की तरफ, सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ आ गए हम। यहाँ तक की समझ आ गई ना कैसे कैसे मैथ्स वो निकालना है? संडे कल भी करेंगे लेकिन, संडे से आ रहे हैं हाँ जी तो संडे तो करेंगे ना, आज कुछ कराऊंगा तो कल संडे के लिए कुछ छोड़ूंगा, मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 10 मिनट। ये एक ही क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, ये भी कर लेते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको, होता है सी काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सी हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट कर लें, या सी आंसर है डी है, हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सी आंसर है। काउंटिंग में नहीं आती यार। Which compound contains 3 एलिमेंट, इनमें से किसमें 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सी पे डबल बॉन्ड तो यार, तो क्या हुआ डबल है, काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं, इसमें इसमें कौन कौन सा, NaOH, ठीक है जी। 2 एटम्स है मैग्नीशियम के, वो रिएक्ट करते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल हो जो, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, Mg है, ये तो सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव होता है और O का 2 नेगेटिव होता है। Compound P is the only substance found when 2 volumes of ammonia gas react with 1 volume of, ये 2 वॉल्यूम का क्या मतलब है, 2 वॉल्यूम का क्या मतलब है बेटा, 2 वॉल्यूम्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 24 dm क्यूब, ठीक है, रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या मतलब है 24 dm क्यूब। फिर कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी, पी का फॉर्मूला बताना, पी का, यानी पी जो थे वो 2 थे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1 थी, ठीक है।
किसके साथ ये हो सकता है? अच्छा जी। Compound P is the only substance formed when two volumes of ammonia gas, sorry, दो वॉल्यूम्स है अमोनिया के, यानी 2NH3 है, ठीक है बेटे, 2NH3 है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितने बताए उसने, CO2। यहां तक प्रॉब्लम, क्या चीज बनती है, अब आपको इससे क्या कैसे पता लगेगा क्या चीज बनती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। सी कितने हैं हमारे पास टोटल इसके अंदर, कितने सी हैं? हाँ वो कर, कितने सी हैं? हाँ एक। इधर देखें किस किस में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी है। इसका मतलब इससे तो नहीं पता लगेगा। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं नाइट्रोजन, दो दो। दो हैं। ये बाय जो टू लगा हुआ है इसकी वजह से अंदर वाला मल्टीप्लाई हो, इसमें कितने हैं नाइट्रोजन, दो हैं, इसमें कितने हैं नाइट्रोजन, दो हैं, इसमें कितने हैं नाइट्रोजन, दो हैं। इसका मतलब इसके जरिए भी पता नहीं लग रहा। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 3 2 6, इसमें कितने हाइड्रोजन, 8 हैं, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 8 हैं, ये भी आंसर। इसमें कितने हैं, 2 2 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 4 2 6, ये मेरा आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन? आगे चलते हैं। 1 मोल ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड का सोडियम सल्फाइड कंटेन्स 162 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है सोडियम सल्फाइड कोई चीज है जिसके अंदर 162 ग्राम ऑफ वाटर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जरा यहाँ पे लिख लें, साइड नोट पे ऊपर बना देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं क्या होता है। इधर तवज्जो बकर, बस ये आखिरी बात है बेटा, इधर तवज्जो करो। ब्रेक देता हूँ फिर 5 मिनट की। वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर फिजिकली, वो कर आप लिख, नहीं सुन रहे मेरी बात, अटैच्ड टू अ क्रिस्टल कंपाउंड नॉट केमिकली। बेटे एहसान उसको भी काम करने दो, खुद भी काम करो। आर कॉल्ड, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे, लिख लें आप, जो फिजिकली जब अटैच्ड हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, केमिकली अटैच नहीं होता वो, यानी वाटर ने उसके साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, बस एक फिजिकल कनेक्शन बना हुआ। हमना चली गई है बेटे, हमना चली गई है, आसान आपका हो गया काम। सर सलमान को कहना अगर आप फ्री हैं तो आप प्लीज आ जाएं इधर, इंग्लिश उर्दू का बच्चों का काम चेक करने में। क्लियर यहाँ तक? ध्यान ऐसे क्लियर है तो फिर पुत्र रिजल्ट तो नहीं आएगा। ऊपर देखते हैं सर। पेट में बहुत दर्द है, बड़े गलत टाइम पे आपके पेट में दर्द हुई है। जैसे, और इसको लिखते कैसे हैं बेटे, इसको लिखने का तरीका अभी हमने एक जगह पे किया, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था जहां हम वो पानी का, ये देखें, ये जो है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये डॉट डाल के इस तरह से लिखते हैं इसको, कॉपर सल्फेट के साथ ही आता है। इसी तरह से हमारे पास उसने यहाँ पर कह दिया जनाब, कहता है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 162 ग्राम्स। 162 ग्राम्स का मतलब है हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने चाहिए, उसी से जज कर पाएंगे ना। हम सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला ऐसे जज नहीं शायद कर पाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जज कर पाएंगे। कैसे करेंगे हम बेटे, वो टिक टैक टो मेथड यूज कर लेते हैं। बेटे ये देखो, आपको पता है
कि आपको पता है 1 मोल हो पानी का तो उसके अंदर 18 ग्राम मैस बनता है। 1 मोल का कितना मैस होता है? ये कैसे पता है आप लोगों को? ये आपने पहले अभी थोड़ी देर याद कर लें इस बात को ना। 16 एक वाटर होता क्या है? H2O होता है। O16 है, H1 है, तो 16 और 2 18 होता है। पानी का याद कर लें 18 ग्राम होता है। अब 1 मोल में 18 ग्राम होता है तो 162 ग्राम्स के कितने मोल्स बनते हैं ये हमने फाइंड करना। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बकर इधर ध्यान दो बेटे, बकर इधर ध्यान दो सिर्फ। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है? 162 इक्वल्स टू 18x। दोनों साइड्स को 18 पे डिवाइड करते हैं तो 18 9 जार 162 है। तो इसका मतलब है 9 आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से किस में आ रहा है 9? ये देखिए बेटा, सिर्फ एक किसी में है ना, और किसी में नहीं। ठीक है बेटे। सोडियम सल्फाइड तो सबके, हाँ वही है ना। सोडियम सल्फाइड तो N2S ही है सबके लिए। इसमें भी N2S है, इसमें भी N2S है, इसमें भी N2S है। तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जरिए सिर्फ इसको जज कर सकते थे। के साथ नहीं तो बेटे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, आप पता नहीं सो रहे थे। ये फिजिकली अटैच्ड है, इसलिए अगर केमिकली अटैच्ड होता तो ये ऐसे लिखा होता कि यहाँ पर H2O के साथ ब्रैकेट डली होती, Na2S ऐसे ब्रैकेट डली होती, H2O और यहाँ 9 लिखा होता। चूंकि ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन या केमिकली उसके साथ अटैच, ये सिर्फ फिजिकली साथ बैठा हुआ है, ये उसका हिस्सा नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आगे चलूं? आगे है जी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 71 ग्राम्स ऑफ गैसियस क्लोरीन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। 1:1 की रेशियो है, मुझे देख के ही पता लग रहा है। कैसे वाला? 71 ग्राम्स ऑफ गैसियस क्लोरीन का मतलब है 1 मोल। अभी थोड़ी देर पहले से, हम काफी देर से कर रहे हैं ना। 1 मोल ऑफ Cl2 71 ग्राम होती है। और अभी हम ये भी कर चुके हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 ग्राम। तो 1:1 ही रही रेशियो। तो मसला, मेरा ख्याल है इन क्वेश्चंस को, जो आगे 20 तक ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस ना करूं, ये आप खुद करें सॉल्व। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। ये एक 22 नंबर सवाल मैं कर देता हूं, बल्कि 21 नंबर कर देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस ओजोन O3, ये हमने बताना है इसका क्या वॉल्यूम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट एटॉम। आपको क्या देखना है? सबसे पहले उसका AR निकालना है। AR कितना होगा O3 का? 48 ही होगा। तो एक मोल, इधर वो कंपेयर किसको करा रहा है? मैस को कंपेयर करा रहा है वॉल्यूम के साथ। मैस को किससे कंपेयर करा रहा है? तो मुझे पता है कि ओजोन का पुत्र आयशा और मिशाल, क्या कर रही हो? 2 मिनट ठहर जो। मुझे पता है कि उसका मैस 1 मोल का कितना होता है? 48 ग्राम्स होता है। और वॉल्यूम कितना होता है? 24 dm³ अब उसने क्या दिया हुआ मुझे? उसने मुझे दिया क्या हुआ है? उसने 48 ग्राम ही दिया हुआ है, वॉल्यूम ही पूछा हुआ है। तो बेसिकली मेरा आंसर 24 आंसर। इसने पता नहीं 16 कैसे भाई ने निकाल दिया है। क्यों 3 किया है? ऑक्सीजन के 3 है ना, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, दोबारा बोलें। वो 3 है ना। जी सर। आप फ्री हैं? आप फ्री हैं? हाँ इधर आ, इनको थोड़ा टाइम। ऑक्सीजन के 3 है ना। जी O3 है, हाँ जी ठीक है। ठीक है। मैंने पूछा है 1 मोल, मोल मॉलिक्यूल लेना है कि मैंने एक एटम का फाइंड करना है? तो एक मॉलिक्यूल में 3 ही एटम होंगे। समझ नहीं आई मुझे, आपने क्यों सिंगल एटम का निकाला है? आपने कैसे? मैंने तो कहा है 1 मोल जो होता है, ये 1 मोल का मैंने ले लिया मैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। 1 मोल का मैस कितना होगा? बेटा 1 मिनट चुप कर जाओ प्लीज। ओजोन के 1 मोल का क्या मैस होगा? 48 ग्राम। तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है ओजोन के? दोबारा बताएं। 1 मोल किसी भी गैस का क्या वॉल्यूम होता है? 40 तो मैंने वही लिखा है, 1 मोल मैस है, 1 मोल वॉल्यूम है। आगे उसने कुछ पूछा, इसी का पूछा था उसने, वो 24 ही होता है निकलिए। O3 का क्या मतलब? यहाँ पे O3 पाने का क्या मतलब? O3 ओजोन का फॉर्मूला है, और क्या मतलब है? मतलब ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3। ऐसा क्या? ताकि आप, क्योंकि ओ आपको कोई मकसद नहीं है, बाढ़ में जाए क्या मकसद? आपने जरूरी है हर बात को उसकी को खाते में लाना है? आपको जो जरूरी चीज है उस पर फोकस करें। लेकिन मैं बता देता हूँ मकसद। भैया आपका पेट खराब है, क्यों हर चीज, आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा आपसे, तो आप क्यों खा रहे हैं कुछ?
आपको चाहिए 2 दिन रोजा रखो। अच्छा, O3 का मकसद है, उसने आपको मैथ्स बताया ना 48 ग्राम। आप मुझे बताइए, आपको अगर उसका फॉर्मूला ना पता हो, आपको क्या पता ये इसके 1 मोल का कैसे कितना मैथ्स होगा, आप 1 मोल का मैथ्स कैसे निकालेंगे बगैर केमिकल फॉर्मूला निकाले। इसलिए O3 दिया हुआ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 भी लाजमी है। 22 और 23 मुझे कराना ही पड़ेगा अभी के अभी, मैं इसलिए करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मुझे पता है दिलो दिलो बदवाएं, लेकिन काम मैं कराना नहीं बंद करूंगा। 2 DM³ है मेरे पास, क्या चीज है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। ये तो मैंने अभी पढ़ाई ही नहीं बात। चलो अभी पढ़ा देता, अभी पढ़ा देता हूँ। वर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ये किस लिए रिक्वायर्ड थे, एक्सपेरिमेंट के लिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वर नीडेड टू मेक अप दिस सॉल्यूशन। जी अभी आपको समझाते हैं। एक लफ्ज आपको सिखाना है यहाँ मेन नोट्स में, जो आपको शायद ना पता हो तो पहले। ये भी काइंड ऑफ साइड नोट है, मेन नोट नहीं है, लेकिन यहीं सिखा देता हूँ, वाइट से काम करता हूँ। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, इधर देखो बेटे। मोलैरिटी क्या होती है, मैस पर DM³। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर DM³। वो मोलैरिटी होती है, मोल्स पर DM³, मोल्स पर, उसको क्या कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इधर 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 तो बच्चों, इधर उधर नहीं होना, देखो। कहता है 2 DM³ है, क्या दिया उसने में, जरा हम अपने उस पे जाते हैं, टिक टैक टो पे। उसने में क्या दिया है भला, उसने में वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, 2 DM³ कहता है मेरे पास वॉल्यूम है, और मुझे क्या चाहिए, कहता है आपने ये बताना है, और उसने को कंसंट्रेशन नाम की बला भी कोई दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है। कहता है मुझे 5 मोल पर DM³ बनाने हैं, 5 मोल्स पर DM³। मैं इसको आपके जैसे लिखा होता है उसके हिसाब से करने के लिए और आसान नक्शा बना देता हूँ। बेटा क्यों नहीं है, नहीं 1 मिनट, मोल्स पर DM³ है ना, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, इधर DM³ कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे जरा और आसान है। उसने कहा मेरे पास क्या है, 5 मोल्स पर DM³ है, ये मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक DM सोल्यूशन हो। कितना सोल्यूशन हो, एक DM³, तो उसमें 5 मोल्स होने चाहिए, कितने मोल्स होने चाहिए। अब मेरे पास है कितना सोल्यूशन, 2 DM³ है, कितना सोल्यूशन है, आप मुझे बताइए कितने मोल्स ऐड करूं। नलायक ही रहना सारी उम्र। X = 5 टाइम्स 2 = 10। सर 2.5 एक में जो 5 चाहिए, एक में 5 चाहिए, तो 2 में 5 ही चाहिए होंगे। सर 2.5 मोल पर DM³ है, तो 5 मोल्स है पर DM³, हाँ जी ये 5 है जी, एक DM³ में, 2 DM³ का। तो 2 हाँ जी जी, समझ आ गई अब। चलो अल्लाह आपको लिए आसानियां पैदा करे। 1 मिनट, अभी जा कहाँ है यार, सारी दुनिया पेज खत्म कर लेते हैं ना, बैंड टेल एंड पे तो नहीं छोड़ते होते। हाउ मेनी मोल्स पर DM³ ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड वर, अगर 4.4 ग्राम के अंदर इतना वॉल्यूम हो, अगर 4.4 ग्राम का इतना वॉल्यूम हो, तो आपने मोल पर DM³ बताने हैं, क्या बताने हैं, मोल पर। अब उसके लिए मेरे पास अब स्पेस कहीं नहीं है, तो मैं इसी को इरेज करके आपको समझाने लगा हूं। रिलेशनशिप फिर से किसका आ गया है, मेरा सुल्तान का है, यही ड्रामे का नाम था ना। मोल्स पर DM³ फिर से हमने बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और इधर लिख लेते हैं DM³। कोई मसला, इफ देयर इज नो मसला, तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। बनाना क्या चाहते हैं हम बनाना, हमारे पास मैस कितना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं, अब चाहिए हमें, सॉरी, मैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आ गया, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या चाहिए, मैस चाहिए, क्या चाहिए। 4.4 और 505 हौसला तो करो, हौसला तो करो, और रुको तो सही। कहता है मेरे पास 4.4 ग्राम्स है, मैथ्स किस में है, मैथ्स ग्राम्स में।
कहता है मेरे पास 4.4 ग्राम्स मैस है और वॉल्यूम कितना है 500 सीएम क्यूब। 500 सीएम क्यूब का क्या मतलब है 0.5 डीएम क्यूब। अब इधर ही डीएम में क्यों ले लिया, क्योंकि आंसर्स में डीएम क्यूब है वो मसला। अब मेरे पास 4.4 ग्राम है, कहता है जी हाउ मेनी मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर। अगर मैंने 4.4 ग्राम यार 4.4 ग्राम मैस है 0.5 के अंदर, तो एक डीएम क्यूब में कितना ये फाइंड करना, एक डीएम एक में कितना ये फाइंड करना। 4.5 डिवाइड बाय 0.5। अब ये मैस ग्राम्स में निकल रहा है, किसमें निकल रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है 0.5x इक्वल्स टू 4.4। दोनों को जब डिवाइड करेंगे 0.5 से, इट विल बिकम 44 x विल बी इक्वल टू 8.8। क्या बन जाएगा ये, लेकिन ये 8.8 ग्राम्स है, ये 8.8 कैसे जब किसी को 44/5 की 4.4 को डिवाइड बाय 0.5 किया, कैलकुलेटर निकाले करके देख। क्या आ गया कॉस्ट कितना गया एट पॉइंट एट। ठीक है जी, किसी को भी जब हाफ पे डिवाइड करते हैं तो वो डबल हो जाता है और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हाफ हो जाता है। बाजू आगे का, आगे कर ले आगे, छेड़खानी ना कर। हाँ काम करने दे मैं। ये बेटे मैथ्स निकला, ये क्या निकला है। अब या तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में क्योंकि आंसर मोल्स में चाहिए, या मेरा आपको एडवाइस क्या है, मेरी एडवाइस ये है बेटे इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत, सीधा सीधा शॉर्टकट करें, पहले ही मोल्स निकाल लें। पहले क्या कर लें, कैसे निकल सकते हैं, ऐसे निकल सकते हैं, यहीं पे देख लें। आपको पता है ना अल्टीमेटली आपको मोल्स पर डीएम क्यूब निकालना है, तो आप पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या चीज है ये, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन होता है 12, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन 32। तो क्या बनता है, ये दोनों को ऐड करें 44 बनता है। अगर 44 ग्राम होती है एक मोल में, तो ये कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल्स हैं। ये कितने मोल्स हैं ये कितने हैं 0 पॉइंट, समझ आ गई बात। आप इसको सीधा सीधा इस तरह से कर लें, नंबर ऑफ मोल्स लें और डीएम क्यूब लें। उसने कहा 0.1 मोल मैंने डाला है कितने में, 0.5 डीएम क्यूब में। ये 0.5 डीएम क्यूब है ना, यस। वकर यहां तक समझ आई है, दोबारा समझाऊं, चलो बेटा ये आप लोग चुप नहीं करते थोड़ी देर, आसान और ये, जी जी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ कोई मसला नहीं। देखो मुझे आंसर अल्टीमेटली चाहिए मोल्स पर डीएम क्यूब में, इसमें चाहिए वकर। तो मुझे टिक टैक टो भी ना मोल्स पर डीएम क्यूब के हिसाब से बनाना चाहिए। सुन तो लो यार, अब जिस सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ उससे सुन रहा अब। मुझे आंसर चूंकि मोल पर डीएम क्यूब में देना है, तो मुझे टिक टैक टो भी मोल्स और डीएम क्यूब के हिसाब से ही बनाना चाहिए। बना लिया। अब इसका मतलब है मुझे यहाँ पे ये इस स्पेस में भी वैल्यू मोल्स में लेके आनी है और इस स्पेस में वैल्यू डीएम क्यूब में लेके आनी है, यहाँ तो कोई मसला, ठीक है। अब मुझे फाइंड किसके लिए करनी है ये चीजें, फाइंड मुझे करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मुझे क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का मैथ दिया हुआ, चाहिए क्या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ए आर लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का ए आर होता है 44। रीम एक मिनट चुप कर जाओ बेटे, मुझे जरा समझाने दो। कार्बन डाइऑक्साइड का ए आर क्या होता है, ये पता है आपको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या, CO 12 - 32 44। अब बेटे अगर एक मोल में 44 ग्राम्स होता है, तो 4.4 ग्राम कितने मोल्स होगा, क्या इतना मैथ्स 10 होगा। मैंने कहा 44 ग्राम होता है एक मोल में, मैंने कब कहा 4.4 ग्राम होता है, मैंने कहा 44 ग्राम है एक मोल में। अगर एक मोल में 44 ग्राम है, तो 4.4 के कितने मोल बनते होंगे।
नहीं, ये 0.1 मोल्स है। ये कितना है? अगर नहीं हो पा रहा है ऐसे, अगर ऐसे, तो फिर एक एक्स्ट्रा टिक टैक टो इसके लिए बना लो। इतने ले लो भाई, यहाँ लिख लो। क्या लिख लो? मुझे पता है जनाब, नंबर ऑफ मोल एक हो तो 44 ग्राम होता है। अब मेरे पास 4.4 ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं, इसको कर लो पहले। आपको आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 0.1 मोल्स। मोल्स निकला है मेरे पास। अब 0.1 मोल्स है, ये दिया हुआ उन्होंने सीएम क्यूब में। ये किसमें दिया हुआ है? जब भी सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 पे डिवाइड करना है। तो ये क्या बन गया? 0.5 डीएम क्यूब। यहाँ 0.5 लिख लिए। ठीक हो गया। अब सवाल क्या था? कहता आप बताएं कि हाउ मैनी मोल्स पर डीएम क्यूब निकालना है। इधर देख बेटे, इधर देख, सिर्फ पर डीएम क्यूब का क्या मतलब है? 1 डीएम क्यूब। क्या मतलब है इसका? यहाँ 1 लिख लिया। ये फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया मेरे पास? 0.5x इक्वल्स टू 0.1। 0.5 दोनों साइड पे डिवाइड किया, ये खत्म हो गया। आंसर क्या आएगा? 0.2। क्या आंसर आएगा? 0.2 ही आता। कैलकुलेट करके देख लो। ये मेरा आंसर हो। आखिरी सवाल आज का, फिर बात खत्म। आखिरी सवाल ना बेटे, लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटे, कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन, इतने मोल हैं एक डीएम क्यूब में। इतने मोल्स हैं एक डीएम क्यूब में। उसने कहा गया व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, एक डीएम क्यूब में कितने हैं? यार ये कौन है, क्या कर रहा है? 0.05 मोल्स ही होंगे ना। दोबारा करते हैं यार, इधर फोकस, मेरी तरफ फोकस करो 1 मिनट। H2SO4 है, इसकी आयनाइजेशन कराते हैं। इसमें से H के कितने आयंस निकलेंगे, H पॉजिटिव के? तो सल्फेट के कितने निकलेंगे? ये है स्टोशियोमेट्री। सबसे पहले उसकी आयनाइ एक एक आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए? जब हम H2SO4 को आयनाइज कराते हैं, यानी पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो वो H पॉजिटिव बनता है और प्लस SO4 नेगेटिव बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लगा देते हैं 2। इसका मतलब है हर एक मॉलिक्यूल इसका हो तो उसमें से H पॉजिटिव के कितने निकलते हैं? 2। दिस इज 1 रेशो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? तो इसका मतलब है अगर 0.5 मोल्स हैं, 0.05 मोल्स हैं H2SO4 के, अगर 0.05 मॉलिक्यूल्स हैं, 0.05 मोल्स हैं अगर H2SO4 के, तो इससे डबल ही निकलेंगे। किसके? 1:2 है ना। तो H पॉजिटिव कितने निकलेंगे? डबल। ये आंसर है जी। शाल और महरूर, अगर समझ आ गई है प्लीज बता दें। मैं यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ अब 10 मिनट की। जी सर, आ गई है। महरूर, आपको भी समझ आ गई बेटे? जी सर। चलें जी, मैं ये वर्कशीट्स की सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, आप लोग घर भी सॉल्व कर लें। अल्लाह हाफिज़। सर 10 मिनट के बाद दोबारा क्लास है? हाँ जी, अगर दोबारा क्लास हुई मैं लिंक भेजूंगा। ठीक है, शायद मेरा दिल है अभी क्लास में, मैं देखता हूँ मेरी ओके और कोई सर। क्लास नहीं है तो मैं आई विल कम फॉर द क्लास।